नमस्कार फ्रेंड्स। ESOP, lots of queries in mind. RSU, नॉर्मली कई ऐसे एसएससीज हैं, क्लाइंट भी हैं जो अपनी लॉयल्टी के लिए, अपने काम के लिए ESOP ऑप्ट करते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, RSU रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट, मोर और लेस मीनिंग अलग है, वो भी मैं बात करूंगा, स्लाइड के थ्रू आपको समझाऊंगा, इम्प्लीकेशन आपको बताऊंगा, टैक्सेबिलिटी बताऊंगा। क्योंकि अब मेजोरिटी स्टार्टअप के ज़माने में मेजोरिटी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो एक हल्का सा लेवल के ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी उनको ESOP दिया जाता है। लॉयल्टी है, वर्क है, रिवार्ड है, कुछ भी आप कह सकते हैं। बड़े क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे। कई बार तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्लाइंट कि सर ये 2 बार टैक्स क्यों लगा। आपके दिमाग में भी होगा कि सर जब कंपनी टैक्स काट लेती है तो हमें टैक्स क्यों दिया, हम अलग से टैक्स क्यों दें। अब यही चीज़ है जो हम समझने वाले हैं एक पीपीटी के थ्रू। आपके कई क्वेरीज हम रिजोल्व करेंगे टैक्स रेट के साथ में, कि टैक्स की रेट क्या होगी, आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा। कई बार ग्रांट डेट, वेस्टेड डेट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। देखिए इस पीपीटी में अब आपको ये सब चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए हम समझते हैं फास्ट। ESOP नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, ये आज के टाइम पे नॉर्मली एक ट्रेंड भी हो गया है। कंपनी में एक तरीके से शेयर्स दे दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं ओनरशिप हल्का सा उनके पास आया है। RSU स्टॉक जो हम बोलते हैं स्टॉक का एक रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट, इसमें जैसे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए जाते हैं, जैसे कोई माइलस्टोन अचीव हो गया, कोई टारगेट अचीव हो गया, हल्का सा डिफरेंस यही है। वो एक ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन पे आपको आप ले भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। वेस्टेड जिसे हम बोलते हैं, वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, तो हल्का सा अंतर यही है। बट जब हम टैक्सेबिलिटी की बात करें तो टैक्सेबिलिटी में अंतर नहीं है। समझते हैं क्यों। देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होता है ग्रांट डेट। देखो ग्रांट डेट क्या होता है, जब एम्प्लॉयर एक ऑप्शन देता है एम्प्लॉय को कि भाई हम आपको ESOP देने वाले हैं, अभी उसने ये ऑप्ट नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन देके छोड़ दिया। देन अब आती है वेस्टिंग डेट। अब जब इंटाइटल हो जाता है, नॉर्मली वेस्टिंग डेट और ग्रांट डेट के बीच में एक पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। अब समझना, अब उसमें एक जैसे कि 1 साल रख दिया, अब 1 साल बाद में एलिजिबिलिटी आ जाएगी, इंटाइटल हो जाएगा, वो चाहे तो अब अपना एक्सरसाइज कर सकता है ऑप्शन, जिसे हम एक्सरसाइज डेट बोलते हैं। तो आप समझिएगा ये चीज। ग्रांट डेट एक ऑप्शन दे दिया जाता है, वेस्टिंग डेट जब इंटाइटल हो जाता है एम्प्लॉय, 1 साल की कंडीशन रख दी कुछ भी तो, और फिर होता है एक्सरसाइज डेट, वो डेट जिस पे एक्सरसाइज करेगा वो ऑप्शन, राइट। तो वेस्टिंग पीरियड जो ग्रांट डेट वेस्टिंग के बीच में होता है, एक्सरसाइज पीरियड जो हम कहते हैं कि जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है और वेस्टेड हो जाते हैं तब वो एक्सरसाइज कर लेता है। अब बात आती है एक्सरसाइज प्राइस की। भाई जब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज प्राइस का मतलब होता है कि जब एक्सरसाइज डेट पे जब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कौन, एम्प्लॉय, तो वो प्राइस पे जब एक्सरसाइज होता है उसे हम एक्सरसाइज प्राइस। नॉर्मली ये जो प्राइस होती है वो एक तरीके से लोअर साइड पे होता है जो मार्केट प्राइस होती है उससे, जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, तो उसके जो प्राइस उससे कम पे तभी वो ऑप्ट करेगा, अदरवाइज तो ऑप्ट भी नहीं करेगा। अदरवाइज खाले पीले टैक्स क्यों देने का, कि टैक्स कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, राइट। ग्रांट डेट पहले होगी और फिर वेस्टिंग डेट आ जाएगी कि वेस्ट हो गया, अब आप एक्सरसाइज करना नहीं करना वो आपके पास है, एलिजिबल तो हो गए हैं, राइट। अब आते हैं, देखो टैक्सेबिलिटी 2 तरीके से। पहली आती है एक, सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं कि पहली टैक्सेबिलिटी कब आती है। पहली टैक्सेबिलिटी आती है आपके सैलरी पर्सपेक्टिव से, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी के अंदर, और वो भी एज ए परक्यूसिट। अब ये टैक्सेबल कैसे होगा सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट्स अज्यूम आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आपको एक ESOP दिए जाते हैं जिसको वेस्टेड हो गए, और अब आपको आप मान के चलिए कि मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, जो आपने एक्सरसाइज किया वो एक्सरसाइज किया 100 रुपये पे, राइट।
भाई सब काम हो गए एक्सरसाइज के 100 रुपये पे। अब मार्केट जो रेट देखें उस दिन शेयर मार्केट पे या जो भी फेयर वैल्यू निकलती है वो 90 रुपीज़ आ रही है, मतलब आपको 10 रुपये का फ़ायदा। अगर आज आप खरीदने जाओ मार्केट में तो आपको 90 रुपये में मिलेगा, ऐसा फ़ायदा है नुकसान है? देखो अब अगर ये एग्जाम्पल ये इसलिए देखो, अगर मार्केट में 90 में मिल रहा है 100 आपका है, तो देखो ये फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे क्या? ज़्यादा में आपको दे रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। रिवर्स सिचुएशन लेता हूँ, हम मानते हैं फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये है और 90 रुपीज़ में एक्सरसाइज करने को बोला जाता है। नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 90 रुपीज़ में आप एक्सरसाइज करते हैं तो 10 रुपये का फ़ायदा कम पे आपको मिल रहा है। चाहो तो आज अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, बेच रहे हो तो 10 रुपये के ऊपर आप बेच सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अब बात आती है कि आपको ये एक्सरसाइज कितने में हुआ, 90 रुपये। देखो आपको फ्री ऑफ आपको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, राइट, और फेयर मार्केट वैल्यू है 100। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस है उसका जो डिफरेंस यानी कि 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये 10 रुपये एज ए परक्यूजिट माना जाएगा और आपकी सैलरी फॉर्म 16 के अंदर ऐड हो जाएगा, आपकी टोटल सैलरी में ऐड हो जाएगा। और इस वैल्यू पे 10 रुपये पे जो आपकी TDS की लायबिलिटी आएगी एम्प्लॉयर डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि 90 रुपये पे आप एक तरीके से उसको खरीद रहे हो। टैक्स दे चुके हो आप 10 रुपये पे एज ए सैलरी, ठीक है। बट एक चीज़ आपको और बता दूं, इसकी कैलकुलेशन अगर आप एम्प्लॉई हैं ऐसी कंपनी के जो स्टार्टअप है, 2020-21 में चेंज हुआ, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर मैंने काफ़ी सेशन लिए इस पे अक्रॉस द इंडिया। चेंज क्या हुआ, अगर कोई स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप का मतलब ऐसा नहीं कि नाम बोल दिया स्टार्टअप, DPIIT का रजिस्ट्रेशन, देखो DPIIT का रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, साथ में ATIAC का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दोनों डिफरेंट है। ATIAC का अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है एम्प्लॉयर ने आपके, अगर आप उनके एम्प्लॉई हैं, तब अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है तो टैक्सेबिलिटी कब आएगी, तब इन्होंने क्या बोला, उसको डेफर कर दिया आगे के सालों के। देखो एक इम्पोर्टेंट भी है, मेरा एक एम्प्लॉई था, उसको फरवरी में एक्सरसाइज किया उसने, और जो वैल्यू थी, जो डिफरेंस था मार्केट, क्योंकि शेयर ज़्यादा थे और जो फेयर मार्केट वैल्यू और जो एक्सरसाइज किया गया उसमें डिफरेंस था तकरीबन 10-12 लाख का एसएससी मेरा। तो अब वो मेरे पास आता है कि सर अब मेरे टैक्स लगता है। देखो एक तरीके से हार्डशिप भी है, कोई आपको मॉनेटरी टर्म्स में कोई पैसा नहीं आता, वैसे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अब आपका जो डिफरेंस है 10-12 लाख जो भी है आपके परक्यूजिट में ऐड होता है और उस पर टैक्सेबिलिटी 3 लाख की बन गई और आपकी सैलरी आ नहीं रही साहब 3 लाख, तो क्या करोगे? पूरा का पूरा काट लिया साहब, या 2 लाख आती है 1,50,000 काट लिया, तो उस महीने के 1.5 लाख रुपए का जो आपका सिस्टम है वो बिगड़ गया। ऐसा है क्योंकि आपको पैसा नहीं आता एक्चुअली, इस केस में पैसा आएगा बाद में। तो ये आप ध्यान रखने वाली बात है। तो इस हार्डशिप को दूर करने के लिए हार्डशिप दूर किया गया ATIAC के एम्प्लॉइज़ के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया एम्प्लॉयर ने। देखो क्या बोला गया कि जो टैक्सेबिलिटी होगी परक्यूजिट की वो कब होगी, जो भी इनमें से पहले आएगा पीरियड, एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ESOP, 5 साल हो गए एक्सरसाइज किया आपने तो हो गया, अलॉटमेंट हुआ जब आपको एक्सरसाइज करने के बाद उसके 5 साल हो गए, या डेट ऑफ सेल ऑफ ESOP बाय द एम्प्लॉई, आपने सेल कर दिया या आपने छोड़ दिया एम्प्लॉयमेंट, इनमें से जो भी पहले हुआ हो तब टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सब। तो ये फिर भी ठीक है। तो आप समझे होंगे किस तरीके से ये टैक्सेबिलिटी आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से अब टैक्सेबिलिटी जाएगी कैपिटल गेन के थ्रू। सेकंड टैक्सेबिलिटी आती है, देखो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मार्केट वैल्यू आपकी कम है और आप एक्सरसाइज ज़्यादा पे करते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि ESOP नॉर्मली प्री डिटरमाइंड प्राइस पे होता है, बता दिया जाता है नॉर्मली कि इस प्राइस पे होगा, उस समय आप कंपेयर जरूर करें। बात आती है टैक्सेबिलिटी दूसरे ऑप्शन की। देखो आपको उस वाले केस में क्या था, आपने 90 रुपये में क्या किया, एक्सरसाइज कर लिया, तो 90 रुपये एक तरीके से आपके पास आ गए, एक तरीके से कॉस्ट हो गई। 90 रुपये में एक्सरसाइज किया, मार्केट वैल्यू 100 रुपये थी। अब ये 90 रुपये का हमने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज 90 रुपीज़ पे, और मार्केट में अब आप बेचने जा रहे हो इन स्टॉक्स को, मार्केट में आपने बेचा इसको 120 में, राइट।
तो अब क्या होगा, देखो 90 रुपीज़ पे तो आप जो डिफरेंस था वो तो टैक्स दे ही चुके थे, राइट। जितना फ़ायदा हुआ था, कॉस्ट तो आपकी 90 रुपीज़ थी, यू हैव ऑलरेडी पेड 90 रुपीज़ टू एम्प्लॉयर एज अ कोस्ट। अब मार्केट में आप इसको सेल कर रहे हो 120 में, तो आपको 30 रुपये का ये एक तरीके से गेन हुआ, कैपिटल गेन। इस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ स्लाइड के बाद में, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज प्राइस आपकी कॉस्ट है क्योंकि आपने एम्प्लॉयर को पे किया। अब उसी एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर आप कितना पे करते हो, कितना सेल करते हो, उसका डिफरेंस आपका कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या होगी वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आपको समझ में आएगा 2 बार टैक्स, जब आप ये सेल करोगे तब आपको ये टैक्स लगने वाला है, राइट। अब बात आती है फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकता है शेयर। अब जरूरी तो नहीं सर, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के होते हैं, फॉरेन कंपनीज के इक्विटी शेयर्स। नॉर्मली मेरे मोस्टली जो एसेसीज हैं वो उनके पास आइदर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप है या वो कहीं फॉरेन कंपनी में एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, उनके शेयर बाहर के अमेरिका यूके के शेयर उनको मिलते हैं, तो नॉर्मली अनलिस्टेड रहते हैं। अब बात आती है कि फेयर वैल्यू किस तरीके से देखेंगे। देखो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ। फेयर वैल्यू लिस्टेड कंपनी है तो कोई तकलीफ नहीं है, ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन एक्सरसाइज, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है तो ट्रेडेड ऑन वन, अगर स्टॉक एक्सचेंज में है तो एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे, राइट। अगर ट्रेडेड ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज, राइट, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट। अगर आप समझिए ये आप मल्टीपल में ले लीजिएगा, सपोज करो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है 2 में है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो हाईएस्ट रिकॉर्ड करेगा हाईएस्ट वॉल्यूम। ये देखिए पहले वाला 1 स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे वाला मान लीजिए 2 में है, तो हम उसकी एवरेज प्राइस लेंगे जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। थोड़ा सा एक करेक्शन है, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए 2 स्टॉक एक्सचेंज, ये तो 1 है तो 1 में तकलीफ नहीं है, 2 में है, 2 में तो हम क्या करेंगे, एवरेज कहाँ का लेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ है, ठीक बात है। अब ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज में होता ही नहीं, देन लिस्टेड तो है, नोट ट्रेडेड एक्सरसाइज डेट पे नहीं है, लिस्टेड नोट ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड जरूरी थोड़ी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो क्लोजिंग प्राइस एवरेज हम क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस ऑन द डेट ऑफ प्रीसीडिंग डेट ऑफ एक्सरसाइज वो ले लेंगे। अब बात आती है अनलिस्टेड की। अब ये अनलिस्टेड की डिटरमाइन मर्चेंट बैंकर करता है, मर्चेंट बैंकर अथोराइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, फेयर वैल्यू ये नॉर्मली प्रोफेशनल भी बता देते हैं, मार्केट में भी मिल जाती है, ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, राइट। अब आगे चलते हैं हम, ये कैपिटल गेन में आता हूँ। टैक्स की पहले हम समझ लेते हैं टैक्स की रेट्स क्या है। देखो अब आप समझना, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी यहाँ वर्ड यूज़ है पर मैं आपको शेयर की तरफ समझाता हूँ। शेयर अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, एसटीटी पेड है, नॉर्मल 1-2 कंडीशन और है, तो शॉर्ट टर्म होगा। अगर वो 12 महीने तक मान के चलिए आपके पास होल्डिंग रहा है तो वो शॉर्ट टर्म होगा। अगर इसको आपने बेचा तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये पहला वाला पॉइंट हुआ, मैं एक बार देख लेता हूँ ये वाला। अगर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और 12 महीने से ज़्यादा आपके पास है तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। वो सेक्शन 112A 1 लाख के ऊपर अगर आपका गेन है तो वो टैक्सेबल होगा 10% के। अनलिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड शेयर नॉर्मली उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो देखा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए 24 मंथ, नॉर्मली यही होते हैं। आप समझिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ 24 मंथ में हम शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से क्या होता है, टैक्स रेट भी फर्क पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म होगा, स्लैब रेट लगेगी। और अगर यही अनलिस्टेड शेयर है मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म होगा, और 20% विथ इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन 10% रेट। तो ये भी आपको समझ में आया होगा बहुत सही तरीके से। तो आपको पता रहेगा ये कैपिटल गेन पे जो हमने ये वाला देखा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे 120 रुपये में मार्केट में बेचा और 90 रुपये एक्सरसाइज प्राइस था, मान लीजिए 30 रुपीज़ हुआ। अगर ये आपका शॉर्ट टर्म लिस्टेड था तो ये शॉर्ट टर्म लिस्टेड पे आपका 15% लग गया, समझ। लॉन्ग टर्म है तो 10% 1 लाख के ऊपर लग गया।
इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना रहेगा। अब आते हैं कि साहब और क्या प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन एक और है साहब, देखो सैलरी वाला परक्यूजिट पार्ट तो आपका टैक्सेबल हो गया फॉर्म 16 के अंदर, टीडीएस काट लिया जाएगा, परंतु कैपिटल गेन अगर आपने बेचा है तो माइंड इट, आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। एडवांस टैक्स मैंने आपको बताया है यहाँ पे, नॉर्मली 4 इंस्टॉलमेंट में आप पे करेंगे, बट ये है कि एडवांस में पे करना पड़ता है, नाम ही ऐसा है। अगर आपने लेट्स अज्यूम, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो अकरिंग ऑफ इवेंट है, जैसे कि आप मान के चलिए आपने अक्टूबर 15 को आपने बेचा, अक्टूबर 15 के बाद नेक्स्ट डेट आती है, आप देखिए 15 दिसंबर, तो आप उसको 75% देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जो टैक्स बनेगा उस पर 30 रुपीज़ पे 120 माइनस 90 आपको जमा कराना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, 134B और C का इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा। ये कैलकुलेशन आप किसी प्रोफेशनल, आपके जो CA हैं या एडवोकेट हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। नॉर्मली हम ये क्योंकि जब ऐसा अकर होता है हम ध्यान नहीं देते, हम लास्ट में सोचते हैं पे कर देंगे, पर वो इंटरेस्ट इतना हो जाता है। कई बार तो ये स्टेक जो है गेन का इतना ज़्यादा होता है, लैक्स में इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, लैक्स में टैक्स देना पड़ जाता है, और उसका कंसिक्वेंसली इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड। कोई भी क्वेरीज हैं आप प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट, योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।